आज बाजार पे जहां पर तेजी और जहां पर पकड़ है वो है ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्पेस। अच्छी तेजी, देखिए बाजार बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस में और खासतौर से ऑफशोर और एक्सप्लोरेशन कंपनियों में बहुत तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में होती हुई नजर आई। अबान ऑफशोर अब 6% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। हैवी वेट्स में गेल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स तेज हैं। एक्सप्लोरेशन कंपनी में सिलान एक्सप्लोरेशन काफी स्ट्रांगली आज के सत्र में बढ़ता हुआ नजर आया। स्टॉक आपको दिया गया था ऑयल काउंटर ट्यूबुलर, आपको बोला गया था कि ये स्टॉक आज खरीदेंगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये पहली गैप अप बहुत तगड़ा दे दिया स्टॉक ने, और ये इक्विपमेंट्स बनाती है ड्रिलिंग कंपनियों के लिए, एनर्जी कंपनियों के लिए, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे फोकस बढ़ा। आज अब 16% ऊपर है। 8:30 बजे बाजार खुलने से पहले ये कॉल आपको दी गई थी टुडेज ट्रेड में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज Q2 के नतीजे जिस तरीके से आए उसके बाद इस स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली स्पाइक देखने को मिली। 2.3 गुना मुनाफा YoY बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया। स्टॉक आज 13% ऊपर है। कल भी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स का व्यू जो है वो काफी पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। बाजार के जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो उनके रडार पर है और मार्केट्स पे आज के सत्र में क्या कुछ अप्रोच रखनी चाहिए। फिलहाल बाजार पे जहां पर आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेजी है उसमें गेल, ONGC और ऑरबिंदो फार्मा शामिल है। किरण मेरा साथ इस समय मौजूद हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। किरण जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, अभी हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस की। सबसे पहले व्यू बताएं, जिस तरीके से एक रिवर्सल मिला है, चाहे वो ऑफशोर स्टॉक्स हो या फिर एक्सप्लोरेशन या फिर एनर्जी स्टॉक्स, ये तेजी भी और बढ़ेगी या फिर आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? बढ़ सकती है थोड़ी तेजी। रिलायंस को पहले देखना चाहिए। रिलायंस में अगर एक अच्छी मूव दिखने को मिल रही है सवेरे सवेरे, तो अगर ये मूव कंटिन्यू होती है तो वो एनर्जी बाकी के स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। रिलायंस की बात करें तो 998 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के ट्रेड के लिए, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1020 के लेवल्स आज या कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। अगर दूसरे एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स देखें तो अबैन में मेरा होल्ड पोजीशन है। नहीं, फ्रेश बाय की सलाह नहीं होगी क्योंकि गैप से खुला है, और मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है 245 के स्टॉप लॉस के होल्ड करना चाहिए। बाकी के जो सिलान है, डॉल्फिन है, GOL है, ये सारे के सारे गैप से खुले, तो थोड़ा से रुक के शायद दोपहर के सेकेंड हाफ में कुछ उसमें रुझान फ्रेश आते नजर आएंगे। साथ ही साथ मैं बात कर रहा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। ये स्टॉक भी बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आया आज मार्केट पे। रिजल्ट से इंपैक्ट है, लेकिन फिर भी जो 2 दिनों की तेजी बनी है, क्या वो आपको अभी और बढ़ती हुई नजर आती है क्या? बिल्कुल। जिस तरीके का करेक्शन हुआ था उसके बाद कल के सत्र में जो उछाल देखने को मिला, डिलीवरी मार्किंग जिस तरीके से हुई है, तो मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। आज भी ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है, तो बाय करने की सलाह होगी। 1060 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट करीबन 1200 का होगा, जो कि पिछला स्विंग टॉप है। उसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो वेल्सपन को आज ब्लॉक डील हुई, 20 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील थी। उसके बाद इस स्टॉक पे बहुत तगड़ा मोमेंटम जनरेट हो गया। आज ही नहीं, कल भी स्टॉक में काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई थी। और एक है HCC, जिसमें 4 से 6 हफ्ते में जो इनको आर्बिट्रल अवार्ड मिलना है, 2000 करोड़ का लगभग 75%, यानी कि 1500 करोड़ के आसपास इस कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे। ये HCC है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नहीं, HCC को ये अवार्ड है, ये मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव खबर जो HCC को आज ड्राइव कर रही है। किरण, वेल्सपन कॉर्प या फिर HCC, बेहतर ट्रेड कौन सा अगर पोर्टफोलियो में रखना हो तो? मुझे लगता है वेल्सपन कॉर्प ही रहेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, और जिस तरीके का नीचे से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये रिट्रेस कर रहा है, तो मुझे लगता है और भी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। रेजिटी इसका स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा करीबन 80 रुपए का, और टारगेट के लिए 91 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HCC में अवॉइड लिस्ट में रखूंगा क्योंकि बहुत बड़ी गैप से खुला है और ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए मेरा अवॉइड लिस्ट में है ये स्टॉक। चलिए, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 2016 के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। आज अच्छी खरीदारी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और एक स्टॉक है हरक्यूल्स होस्ट। इस स्टॉक में भी काफी स्ट्रांगली मोमेंटम आज के सत्र में गैदर हुआ है, जो इसको 20 दिन की औसत के ऊपर ले गया है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज या फिर हरक्यूल्स होस्ट, इन दोनों में से कोई स्टॉक आप चूज करेंगे आज के लिए? अगर दोनों से एक करना है तो जुबिलेंट इंडस्ट्रीज करूंगा। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो टेक्निकली ये बहुत बड़ा बाय बनता है, अच्छा बाय बनता है। 298 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और टारगेट्स के लिए 322 आज के ट्रेडिंग सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर फंडामेंटल वैल्यू इस समय बाजार पे काफी स्ट्रांग है। सुमित इन हाउस टीम से मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, बताएं मार्केट्स पे कोई ऐसा सौदा इसमें बनता है जहां पर फंडामेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है और इनफैक्ट फेयर वैल्यू यहां से बहुत हायर लेवल्स पे निकल सकती है? शुक्रिया रजत। देखिए, जो कंपनी चुनी गई है वो पेपर स्पेस से है, राधा डाइवर्सिफाइड स्पेस से है। ओरिएंट पेपर को चुना है। चुनने की वजह, एक तो कंपनी इलेक्ट्रिक्स यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार के अंदर भी है, पेपर बिजनेस के अंदर भी है, केबलिंग एंड वायर बिजनेस के अंदर भी है।
चुनने की वजह पहले कंपनी पिछले क्वार्टर में घाटे से मुनाफे के अंदर लौटी है। सीक्वेंशियल आधार पर एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर, और ना केवल मुनाफे फ्रंट पे बल्कि ऑपरेशनल फ्रंट पर भी जो नंबर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। मुनाफा आय जो है वो भी 400 करोड़ से बढ़ के 410 करोड़ रुपए के आसपास आई है तिमाही दर तिमाही आधार पर। वाई बेसिस पे भी अगर बात करें तो नंबर से बहुत ज़्यादा कोई मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप टोन पे ही नंबर आते हुए दिखाई पड़े। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 2 से 2.5% के आसपास बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर, और कंपनी ने जिस तरह से इनपुट कॉस्ट को अपनी ईज आउट किया है नई यूनिट्स के शुरू होने के बाद, वो कंपनी के लिए काफ़ी सकारात्मक है। हाल ही में कंपनी अपने कारोबार को डीमर्ज भी किया है, ये एक और अच्छी चीज़ है। इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर लगातार कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। पिछले 5 क्वार्टर से अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। बुक वैल्यू से बहुत दूर नहीं है शेयर, और अच्छी चीज़ ये है कि वैल्यू वाइज भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता दिखाई पड़ रहा है। प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग और कोई भी इसका गिरवी नहीं है। कैश फ्लोज अच्छे हैं, 4 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस है कंपनी की, और सबसे अहम चीज़ की एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी मेंटेन कर रही है। तो एक अच्छे नंबर्स के आधार पर एम्बिट की एक रिपोर्ट को रिफर किया जा रहा है। उनका मानना है कि एक अच्छी पोटेंशियल अपसाइड इस शेयर में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये स्टॉक पहुंचाने के लिए। तो ओरिएंट पेपर पे हम नजर रख सकते हैं, लेकिन मुद्दा है आज क्रूड का, क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन कटौती का ऐलान कर दिया। इसी मुद्दे को और उठाते हैं। एससी त्रिपाठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मल ऑयल सेक्रेटरी। त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये जो ओपेक की अनाउंसमेंट आई प्रोडक्शन कट की, अब इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी पे आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओपेक 2-3 बार पहले भी अनाउंस कर चुका है, लेकिन उनके बीच में एकता नहीं रहती है। इसमें कुछ कंट्रीज हैं, जैसे खासतौर से ईरान और नाइजीरिया, जो कि प्रोडक्शन कट करने के लिए ज्यादा तैयार नहीं रहते हैं। पहले रशिया भी ऐसा ही था, लेकिन अब रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ उनमें बीच में इफेक्ट हो गया है। तो अगर सऊदी अरेबिया रशिया प्रोडक्शन कट करते हैं, ये 2 सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और ईरान भी इसमें इसको अंडरमाइन नहीं करता है, वो भी साथ देता है, तो इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म असर हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी पर तो कई तरह से इसके असर होते हैं। एक तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाता है, दूसरे हमारे फिस्कल डेफिसिट भी खराब हो जाती है। अभी जो बहुत से टैक्सेस हम लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्सेस हम ले रहे हैं, क्योंकि दाम इनके कम है इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में हमने उतने दाम कम नहीं किए हैं। तो जो डिफरेंस है वो टैक्सेस के रूप में सरकार और केंद्र सरकार मुख्य रूप से और कुछ राज्य सरकारें भी ले रही हैं। तो हमारे ऊपर तो बहुत इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब $60 से ज्यादा अगर होने लगता है क्रूड ऑयल का दाम, तो अमेरिका में जो शेल ऑयल और शेल गैस के जो रिस्क हैं वो धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि $60-70 से ज्यादा इसका दाम हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर $60-70 भी इसका दाम होगा तो भारत के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा दोनों तरफ से। हमारे रूपी का मूल्यन भी होगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जाएगी, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, और अन्य रूप से भी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि टैक्सेस कम हो जाएंगे। चलिए त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आपके हिसाब से देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट होगा यहाँ पर इकोनॉमी में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो क्रूड बिल है इंडिया का, इंपोर्ट बिल, वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि अब सरकार क्या कुछ स्ट्रैटेजी डिवाइस करती है और पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ से और कितना ऊपर जाते हैं। लेकिन महंगाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ओपेक का फैसले का असर इंडियन इकोनॉमी पे भी आता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुद्दा ये भी है कि आज है 1 तारीख और आपकी सैलरी भी आनी है, तो कहीं ना कहीं अब बैंकों को इससे निपटना होगा कि ग्राहक यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अब आउटफ्लो है बैंकों का, उससे बैंकों की क्या तैयारी है, और लोगों की ज़्यादा भीड़ ना हो जाए बैंकों में या फिर एटीएम्स के बाहर, उससे आज बैंकों की क्या तैयारी है उस पर अपडेट लेते हैं। मेरे साथ अहमदाबाद से केतन मौजूद हैं, मुंबई से सिल्की मौजूद हैं, और साथ साथ दिल्ली से प्रकाश मौजूद हैं इस मुद्दे बताने के लिए और लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास आता हूँ। इस समय बैंक के सामने अगर आप हैं तो इस समय लोगों को क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या फिर बैंकिंग सिस्टम में बहुत स्ट्रांगली इस समय तैयारी कर ली आज के दिन के लिए? देखिए, मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं। मैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सामने हूं, यहाँ पे एटीएम भी है और ब्रांच भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे साथ लोग हैं जो सुबह से यहाँ पे पैसे के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सैलरी डे शुरू हो गया है, आज 1 दिसंबर है, तो लोगों को अकाउंट से पैसे निकालने हैं अपने ज़रूरी खर्चों के लिए।
आपको कितना वक्त लगा, कब से आप लाइन में लगे हैं और क्या इंतजाम अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बैंक के सामने? मैं तो 10 मिनट पहले आया हूँ। देखिए अब लाइन कोई बहुत ज्यादा लाइन नहीं है, जितनी लाइन होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं है। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा। लोगों के अंदर फोबिया ज्यादा हो चुका है कि कैश क्रंच है। कैश क्रंच कुछ भी नहीं है। लोग बैंक में कैश है, बैंक में प्रॉपर कैश की बात हुई, बिल्कुल बात हुई है। बैंक में प्रॉपर कैश है, कैश की कोई कमी नहीं है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। लोगों के अंदर यह है कि एक बार निकाल लिया मैं दोबारा निकाल दूं, पता नहीं कैश खत्म हो जाए। आपको क्या लग रहा है सर, बैंक आप कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे आने में, और बैंक में कैश है, बैंक की तरफ से क्या? बैंक में प्रॉपर कैश है सर इस वक्त। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ से इस ब्रांच से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट जो भी है 3:30 बजे तक जो कैश काउंटर होते हैं सबको कैश मिलता है प्रॉपर्ली। वो और बात है कि 2000 रुपए का नोट मिल रहा है, 100 के कम मिल रहे हैं। हाँ, मतलब 500 के नोट कम है, 100 के नोट कम है, 2000 के नोट है। आप कितने वक्त से खड़े हैं यहाँ पे? सर मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ और पहले से ज्यादा बेटर हो गया है और पैसे से मिल रहे हैं सही टाइम पर। पहले से कुछ सुधार हुआ है, सैलरी डे है, बैंक ने भी कुछ खास इंतजाम किए हैं। आप सैलरी निकालने सर आए हैं, आज दिसंबर का पहला दिन है और लोग सैलरी निकालते हैं। किस तरह के इंतजाम बैंक के सामने आपको दिख रहा है और कितना वक्त लगा आपको? कोई इंतजाम नहीं है। कल मैं एटीएम में यहाँ खड़ा था, 1 घंटे में पैसे आ गए, मिल गए थे मैं। पर मिले 100 के, 500 के नहीं मिले। 500 के नोट, एक शिकायत है लोगों को कि 500 के नोट्स का सर्कुलेशन कम है। चलिए ठीक है, लेकिन प्रकाश अब हम रुक करते हैं अहमदाबाद का और वहां से मेरे साथ इस समय केतन मौजूद है। केतन, आप बताएं, जिनसे आपकी बात हुई, ग्राहकों को कोई तकलीफ हो रही है इस समय, या फिर बैंकिंग सिस्टम वहां पे बैंकों ने वाकई जो लेटेस्ट मेजर है वो अडॉप्ट कर लिए इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, पहले हम आपको गुजरात का ओवरव्यू बता दें तो कुल चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी कंपनी के साथ जुड़े हुए, कुल 36 लाख कर्मचारी पूरे गुजरात में है। आज 6000 करोड़ इन 36 लाख के बीच में बांटा जाएगा, मतलब इतनी सैलरी होगी। बैंकों ने तो कहा है कि तैयारी हमने कर ली है, लेकिन एक अभी ग्राहक है वो बैंक से बाहर निकले हैं। हमें बताइए कि आपको पैसा मिला अभी बैंक से? नहीं, अभी नहीं मिला है। इंस्टॉल नहीं किया ना उन्होंने एटीएम में। अच्छा, तो एटीएम खाली है? हाँ, खाली है। तो आज काफ़ी अहम दिन है, 1 तारीख है, तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फैमिली के लिए, जो पैसे हम 1 तारीख को अमूमन निकालते हैं? दिक्कत तो होगी ना थोड़ी बहुत, लेकिन चलता है, अभी मिल जाएगा 1 घंटे बाद। तो बैंकों ने तो तैयारियां की है, हालांकि कुछ जगह पर अभी पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे आज एक ही व्यवस्था की है कि खासकर जो पेंशनर है उनको दोपहर के बाद बुलाया गया है, जो रेगुलर 1 तारीख को अपना ठीक है, अभी पूरा दिन पड़ा है और अभी तक जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उसमें बैंकिंग सिस्टम की बहुत स्ट्रांग तैयारी है आज के दिन के लिए से निपटने के लिए। लेकिन सिल्की, क्योंकि वो देश की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में खड़ी है, सिल्की पहले तो ये बताएं कि इस समय आप कहां पर हैं, किस जगह पे मुंबई में, और वहां पर स्थिति क्या है, हालात कैसे हैं? क्या कुछ ज़्यादा आउटफ्लो, यहाँ पर ज़्यादा इनफ्लो तो नहीं हो गया ग्राहकों का बैंकों में, या फिर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ग्राहकों को? जी, बता दूं मैं आपको कि मैं बोरीवली में रेसिडेंशियल कॉलोनी में खड़ी हूँ इस वक्त, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है। इस ब्रांच के बाहर मेरे को एक लंबी लाइन दिख रही है जिसमें करीब 20 से 25 लोग खड़े हैं, और ये सब पिछले करीब 1 घंटे से खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे ही, आपको कितना वक्त लगा यहाँ पे, आप कब से खड़े हैं? मेरे को 1 घंटा 30 मिनट हो गया। ओके। और अभी तक कैश मिल नहीं रहा है, बोल रहे सर्वर डाउन है, चालू नहीं हुआ है। तो और कितना टाइम लगेगा वो नहीं बता सकते। अच्छा, और जिस तरह से अभी कुछ दिनों से ये कैश का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको किस तरह की दिक्कतें आई हैं? क्या एटीएम से कैश मिल रहा है आपको? एटीएम से तो बराबर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दिक्कत है, मैं अलग अलग बैंक में जाता हूँ, तो खास करके HDFC बैंक में जाता है तो बोलते कल आओ, आज पैसा नहीं है, टोकन देते हैं, कल 10,000 आपको मिलेगा, 24,000 नहीं दे रहे। बहुत सारी बैंक है जो पैसा पूरा नहीं दे रही है। पूरा पैसा नहीं मिल रहा है आपको, अगर जितना लिमिट सेट किया गया RBI की तरफ से? लिमिट है तो 24,000 मिल नहीं रहा है। 10,000 दे रहे, कोई बैंक 3,000 दे रही है, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कैश विड्रॉ? मैं देना बैंक में गया था, तो मेरे को ये दिक्कत हुआ कि कल मैं 20,000 निकलने के लिए गया तो 2-2 हज़ार का ही नोट सब दिया। अगर मैं सामने वाले को देने का है, वो तो उसके पास उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है, उनको कैसा मैं छुट्टा दे दूँ? और छुट्टा देना है, 500 देना है। सर की बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रकाश आपका भी, और केतन आपका भी बहुत शुक्रिया इस पे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो फिर कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में तैयारी तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके का इस समय देखिए, ये जो तारीख है 1 तारीख, इस पर सभी की सैलरी आती है और
कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतों का सामना जरूर ग्राहकों को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हैं और साथ साथ बैंकों ने जो मेजर्स उठाए हैं उससे लोगों की तकलीफ करने की, इस समय तकलीफ कम करने की जो है पहल बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी कर दी गई है। देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट्स निकल के आते हैं दिन भर में, उसमें आपको अपडेट्स देते रहेंगे।